हमेशा की तरह हमारा मेन कैरेक्टर किसी से छुप जाता है और दूसरी दुनिया में पुनर्जीवित हो जाता है। यहाँ इसका नया बाप भी इसके एक्स की तरह इसे छोड़ देता है, पर यहाँ इसकी मदद के लिए इसके दोस्त होते हैं जो इसे दारू पीकर भंड होने से तो रोक ही लेते हैं और अपने पोटेंशियल को सही से यूज करके हमारा बच्चा, मतलब ये मेन कैरेक्टर बच्चा, हीरो बन जाता है। तो बताओ शुरू करें। ये है MC वैन, मतलब मेन कैरेक्टर वैन, जो कि अभी अभी मर के वापस जिंदा हुआ है किसी दूसरे दुनिया के दूसरे इंसान की पहली बॉडी में। और पहली चीज जो इसे रियलाइज होती है, इसका कितना छोटा है शरीर गाइज, शरीर। और यहाँ इसका नाम है वैन। वैन नई फेरती हो, जिसके बाद यहाँ इसकी पर्सनल नौकर टेल आती है जो इसे होश में देखकर बहुत खुश होती है। जिसके बाद हम वैन की पूरी फैमिली को देखते हैं। यह इसका खूसड़ बाप मार्कस जल्पा फेटियो, ता वड्डा प्रा मुर्सिया, सेकंड नंबर दा प्रा जार्ड, ता तीसरा प्रा सेस्तो फेटियो, ता फिर आंदा है साडा वान, चौथा पुत्र। बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, परंतु इन चारों छोटे छोटे बच्चों की आई मीरा फेरतियो अब इस दुनिया में नहीं रही। पर वैन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई के पास तीन बंदियां हैं। कुड़ियों की लाइन लगी पड़ी है जो इसे खिलाती हैं, पिलाती हैं और स्नान भी कराती हैं। भाई को तो 2 साल की उम्र में ही जन्नत मिल गई। मार्कस जार्ड से पूछता है, ओ चल दस, आज तेरा की करने दा प्लान हैगा? बाबूजी आज हम सीखबे मैजिक और बैटल फॉर्मेशन। सेस्तो तू दस पुत्र। आपा आज हम जादू सीखेगी। क्या बकचोदी की है मैंने। वान पुत्र तेरी बारी। पिताजी आज मैं हमारे राज्य का इतिहास और संस्कृति के बारे में पढ़ूंगा। ये सुनकर मार्कस हंसने लगता है कि इसका छोटा बेटा कितना स्मार्ट है। एनिमुची की तरह इतनी कम उम्र में इसने राजपाट के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया और इसे उम्मीद है ऐदा पुत्र चंगा जादूगर बनूंगा। देखो बेसिकली 4 टाइप के मैजिक एलिमेंट होते हैं, फायर, वाटर, अर्थ और विंड। इनके अलावा और किसी भी टाइप के मैजिक को फालतू बकलोल समझा जाता है और इस फैमिली में सबके पास 4 में से कोई ना कोई एक एलिमेंटल मैजिक जरूर है। अब वैन टेल से इस देश के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है, जैसे कि यहाँ एल्फ्स और ड्वार्फ भी होते हैं और मैजिक के लिए मैजिक क्रिस्टल, जेमस्टोन, ओर्स इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है। तभी यहाँ मार्कस का बटलर एस्पार्डा आता है, जो कि अपने साथ RD शर्मा की बुक्स भी लेकर आया था। टूटी टूटी तो म्याऊ म्याऊ करने से घर नहीं चलता ना। तो बताओ बच्चे, मेरे हाथ में केटली उंगली 6। ये तो कोई भी बता देगा। 4 उंगली है। अब से मैं तने गणित पढ़ाऊं छु। ये क्या बात हुई? मुझे तलवार चलाना सिखाओ, जंग में भेजो। ये किताबें कहाँ से आ गई दूसरी दुनिया में? वैन का पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो जाता है और ऐसे ही 2 साल और बीत जाते हैं, पर वैन का नीट क्लियर नहीं हो पाता। इसलिए अब ये तलवारबाजी में उतर जाता है, जहाँ ये अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ 20-20 का मैच खेलता है और इन सभी को हरा देता है और मस्त छाँव में बैठकर ग्लूकोज गटकता है। तभी यहाँ डी आता है, जो कि फेटियो आर्मी का चीफ कमांडर है और अब से ये वैन को तलवारबाजी सिखाएगा। वैन इसे मना कर देता है, क्योंकि भाई को पहले साइन कॉस थीटा से तो फुर्सत मिले, तब जाके कहीं तलवार चलाने के लिए टाइम निकाले। डी बताता है, एस्पार्डा दद्दू आज इससे 17 का टेबल पूछेंगे। वैन सोचता है इससे अच्छा तो मैं तलवार चलाना ही सीख लूं। अब डी वैन की गतिविधि ही बिगाड़ देता है, इससे इतनी फिजिकल ट्रेनिंग करवाता है, बेचारा थक जाता है। बस इस धूमचूतर डी का मन नहीं भरता और वैन को बिना बेंच के बैठने बोलता है, मतलब स्क्वाट पोजीशन में, जिससे रेस्ट के साथ साथ मसल्स भी बिल्ड होंगी। वैन पक चुका था, पर फिर भी इसे अब इस दुनिया में मजा आने लगा है। ऐसे ही 2 साल और बीत जाते हैं और अब वैन 6 साल का हो चुका है और इस पावन अवसर पर ये अपनी गैंग के साथ मार्केट घूमने जाता है। वैन पहली बार मार्केट आया था और यहाँ की धक्का मुक्की, जेब कतरी और अलग अलग तरह की चीजें देखकर खुश हो जाता है। तभी इसके सामने से एक आदमी एक मासूम बच्चे को किसी जानवर की तरह बांध कर बेचने ले जा रहा था। वैन इससे पूछता है इसने इस बच्चे को बांध कर क्यों रखा है, जिस पर यह आदमी जवाब देता है, हमार बचुआ हमार मर्जी, माई लाइफ माई रूल, तुहर का करेगा। टिल इसे बताती है, ये जो गरीब होवे है ना, ये अपनी आदतों से गरीब होवे हैं। बच्चे पैदा कर तो लेते हैं पर पाला नहीं जाता, तो इन्हें बेच देते हैं। इसके थोड़े पैसे भी मिल जाते हैं और बच्चे पालने की टेंशन भी खत्म। वैन को इस बच्चे के लिए बहुत बुरा लगता है। तभी यहाँ रोज आती है, जो कि बच्चे बिकवाती है। वैन इससे इस बच्चे कामसिन का रेट पूछता है, मतलब कितने में बिकेगा, वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। रोज बताती है ये तो 3 चांदी के सिक्के में आ जाएगा। इतना कम रेट सुनकर इसके बाप को गुस्सा आ जाता है और भरे बाजार में अपनी औलाद को कुत्ते की तरह पीटने लगता है। तभी वैन इसके 5 चांदी के सिक्के देने को तैयार हो जाता है और कामसिन को उस बोकचोदे बाप से आजाद कर देता है। अब ये कहीं भी जा सकता है और अपनी जिंदगी को खुल के जी सकता है, पर कामसिन कहीं नहीं जाता और बस चुपचाप खड़ा रहता है, क्योंकि इसके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। इसीलिए वैन इसे अपने साथ अपने घर लेकर जाता है और उससे पहले रोज इन दोनों के बीच स्लेव कॉन्ट्रैक्ट बना देती है और अब कामसिन के हाथ
हाथ में फेटियो आर्मी का लोगो बन जाता है। जिसके बाद हम कामसिन ब्रो का ग्लो अप देखते हैं। भाई ने सिर्फ एक बार नहाया है और बूम चमक गया। ये वैन को बताता है कि डी इसे ढूंढ रहा है इसकी ट्रेनिंग के लिए। वैन इसे एक कुकी देता है और डी से झूठ बोलता है कि वैन यहाँ पर नहीं है। कामसिन डी के सामने जाता है और बोल देता है वैन अपने रूम में नहीं है, पर डी को इसके एक्सप्रेशंस देखकर शक हो जाता है कि ये साला चमन छपरी झूठ बोल रहा है। पर अब डी कुछ कर भी नहीं सकता था, तो ये बीच का रास्ता निकालता है। अगर ऐसी बात है तो वैन के बदले आज तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे। और ये बेचारा यहाँ खुद फंस जाता है। 2 साल और बीत जाते हैं और आज वैन का 8वां जन्मदिन है। आज पता चलेगा कि इसके पास कौन सा एलिमेंटल मैजिक है। अब रिचुअल किया जाता है और पता चलता है वैन को प्रोडक्शन मैजिक मिला है, फायर, वाटर, अर्थ या विंड जैसा एलिमेंटल मैजिक नहीं। ये सुनकर मार्कस को भयंकर क्रोध आ जाता है कि ये संभालेगा मेरा देश। इस जैसी औलाद से अच्छा तो मैं बे औलाद। वैन तू साडे लाई सिर्फ एक कलंक है। आज मैं थानू मार दूंगा। मार्कस को इतना क्रोध इसीलिए आ रहा था क्योंकि जो चीज प्रोडक्शन मैजिक से बनाई जाती है वो बिना मैजिक के भी बन सकती है, जैसे कि हथियार। और इस मैजिक से वैन अपने लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करेगा। मार्कस वैन को मारने के लिए अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है और इसको फिर से रीइंकार्नेट करने ही वाला था। तभी मर्सिया बीच में आता है और अपने खूसड़ बाप को याद दिलाता है इनके पास एक गाँव है जो इन्होंने फैडनेटो से जीता था। क्यों ना ये लोग वैन को उसका लॉर्ड बना दे। वैसे भी वो गाँव किसी काम का नहीं है और फालतू पड़ा हुआ है। मार्कस इस चीज के लिए मान जाता है और वैन को दोबारा रीइंकार्नेट नहीं करता। सबके जाने के बाद मुर्सिया वैन से माफी मांगता है कि ये इसके लिए बस इतना ही कर पाया और इसकी हर तरफ से मदद करने का प्रॉमिस करता है क्योंकि भाईचारा ऑन टॉप मेरी जान। और ये लोग तो सच में भाई हैं। अगले दिन वैन अपना सारा सामान पैक करता है और अपने नए ठिकाने की ओर निकल जाता है। यहाँ इसके साथ इसकी मेड डी और एस्पार्डा दद्दू भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि प्राण जाए पर पढ़ाई और तलवारबाजी ना जाए। वैन खुश हो रहा था कि फाइनली इनसे पीछा छूटेगा, पर ये तो अपनी नौकरी से हाथ धोकर इसके पीछे पड़ गए हैं। जिसके बाद भाई अपना निकल जाता है नए सफर पर, जहाँ पूरा शहर इसे सायोनारा बोलने आता है। वैन भी खिड़की से झांक झांक कर सबको बाय करता है। अब रास्ते में वैन एक लकड़ी के टुकड़े को अपनी मैजिक पावर से ट्रांसफॉर्म करके एक तलवार बना देता है। वैन अभी अपनी पावर्स को इस्तेमाल करना सीख रहा है। वैन कामसिन से कहता है अगर तुम्हें मेरा नया गाँव पसंद ना आए तो तुम वापस जा सकते हो, तुम्हें मेरे साथ मजबूरी में रहने की कोई जरूरत नहीं है। पर कामसिन मित्रा अपनी मर्जी से जा रहा है और इसने डिसाइड कर लिया कि वो पूरी जिंदगी वैन की सेवा में व्यतीत करेगा क्योंकि एक गुलाम के लिए असली सुख उसके मालिक के पैरों में होता है। क्या तुमने अभी अभी मुझे प्रपोज किया? क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? मुझे तो शुरू से ही पता था ये साला गे है, इसे लड़के पसंद है। तभी ये लोग गाँव पहुँच जाते हैं पर यहाँ कुछ गुंडों ने हमला कर दिया है। इन लोगों ने गाँव की बाउंड्री को चारों तरफ से घेर कर रखा है और अंदर लोगों पर हमला कर रहे हैं। अब #वैन आर्मी थोड़ा दूर पार्किंग करके अपना प्लान बनाते हैं कि अब इन्हें करना क्या है। तो यहाँ 3 तरह के लोग हैं। पहला वैन और उसके ये 2 चमचे, दूसरे ये दोनों जो इसके साथ जबरदस्ती आए हैं और लास्ट में आते हैं ये एडवेंचरर्स जो बस वैन को यहाँ तक सुरक्षित छोड़ने आए थे। सबसे पहले डी अपना प्लान बताता है कि ये लोग सीधा ही दया की तरह गेट तोड़कर अंदर जाएंगे और सभी गाँव वासियों को बचाकर बाहर ले आएंगे। इससे ज्यादा बकवास प्लान मैंने कभी नहीं सुना। डी अपने साथ इन एडवेंचरर्स को भी ले जाना चाहता था पर इनका लीडर ऑर्थो मना कर देता है क्योंकि उसका काम बस वैन को यहाँ तक सुरक्षित लाना था, जो कि इसने कर दिया। आगे उसे फर्क नहीं पड़ता कि वैन के साथ क्या होगा। ये हुई ना बात, सबसे सॉर्टेड बंदा है ऑर्थो, दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है। अब दद्दू सामने आते हैं और अपना प्लान बताते हैं जिसके अकॉर्डिंग ये उन गुंडों को गुमराह करेगा और तब तक बाकी लोग पीछे से जाकर उन पर हमला कर देंगे। जब तक उन्हें पता चलेगा कि हमला कहाँ से हो रहा है तब तक उनकी आधी सेना खत्म हो चुकी होगी और ये लोग जीत जाएंगे। पर इसमें भी इन्हें ऑर्थो की जरूरत पड़ेगी, पर ऑर्थो साफ मना कर देता है। भाई तुम्हारे चक्कर में हमारा कोई आदमी मर गो, कोई एडवेंचरर ने कछु होगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? हम ना पड़ रहे इन झंझटन में। दद्दू बताते हैं वो अपने अर्थ मैजिक से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर देगा जिसके चलते ये लोग सेफ रहेंगे और उसके साथियों को कुछ नहीं होगा। अब वैन सामने आता है, चारा बन के गुंडों के सामने मैं जाऊंगा क्योंकि मैं दद्दू जैसे होनहार स्ट्रेटेजिस्ट और डी जैसे डेप्यूटी कमांडर को नहीं खो सकता। अब वैन फाइट के लिए जाने लगता है पर तभी टिल इसे रोक लेती है और कहती है वैन की जगह ये चले जाएगी, तलवार पकड़ना तो आवे ना है, जंग लड़ेंगे। तभी कामसिन सामने आता है और वो भी वैन की जगह जाने के लिए तैयार था पर वैन इन दोनों को ही मना कर देता है और चारा बनने खुद जाने लगता है। तभी हम एक दिन पुराना फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ ऑर्थो अपने दोस्तों के साथ पी पा के टल्ली हो रहा था और ये लोग बात करते हैं कि नोबल्स कितने घमंडी होते हैं, वो आम लोगों से तमीज से बात तक नहीं करते और बेवजह ही इन्हें नीचा दिखाते हैं और इसी वजह से ऑर्थो को नोबल्स पसंद नहीं है। तभी यहाँ वैन आता है और इनका शुक्रिया अदा करता है कि ये लोग कल इसे छोड़ने जाएंगे। वैन इससे बहुत
बहुत प्यार से बात करता है और ये देखकर ऑर्थो भी हैरान था कि एक नोबल होकर भी वैन कितना काइंड है। हम प्रेजेंट में वापस आते हैं और अब ऑर्थो भी इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और इसके साथ इसके दोस्त भी तैयार थे। अब ये तीनों सामने आते हैं अपने धांसू प्लान के साथ। एस्पार्डा दद्दू चारा बनेंगे और गुंडों को गुमराह करेंगे, साथ ही राइट से डी और लेफ्ट से ऑर्थो उन पर हमला करेगा। अब दद्दू अपने अर्थ मैजिक से मिट्टी की ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर देता है। इसी के साथ बाकी सभी भी अटैक करना शुरू कर देते हैं। इन गुंडों को समझ ही नहीं आता कि इन पर हमला हो कहां से रहा है और कर कौन रहा है। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही चलता है और सब सही जा रहा था। आधे से ज्यादा गुंडे मारे जा चुके थे, पर तभी गुंडों का लीडर ऑर्थो की सहेली प्लूरल को ढूंढ लेता है और इस पर अपनी तलवार से हमला करने ही वाला था। तभी वैन बीच में आकर इसकी जान बचा लेता है और फिर कामसेन इसे जान से मार देता है और वैन ने अपनी पहली लड़ाई जीत ली है। जिसके बाद सभी गुंडे पकड़े जाते हैं और ऑर्थो अपने साथियों को बताता है वो तो अब वैन के साथ इसी गांव में रुकेगा, क्योंकि वो देखना चाहता है कि वैन क्या क्या कर सकता है। अगर वैन किंग भी बनना चाहेगा तो ऑर्थो इसमें उसकी मदद करेगा। इसके दो साथी ये सस्ती टॉर्नेडो प्लूरल और लीफ विलेज का सस्ता टोजी ज़ारा भी यहीं रुकता है और बाकी सारे एडवेंचरर्स वापस शहर चले जाते हैं। जिसके बाद वैन फाइनली अपने नए ठिकाने अपने खुद के गांव वान गांव में एंटर करता है और जाते ही खुद को गांव वालों से इंट्रोड्यूस करता है। इस गांव का बूढ़ा मुखिया रोंडा, हाँ गाइस इसका नाम रोंडा है, ये कैसा नाम है। तो रोंडा मतलब मुखिया जी वान का स्वागत करता है। वान पूछता है क्या इससे पहले कभी ऐसा हमला हुआ है, जिस पर रोंडा बताता है ये साल का चौथा हमला था। दरअसल पहले ये गांव फैड नेटो किंगडम का हिस्सा था, तो उनसे इन्हें प्रोटेक्शन मिलती थी, मतलब सुरक्षा गाइस, सुरक्षा। पर जब फैटियो का कब्जा हुआ तब से इन पर हमले चालू हो गए, क्योंकि ये वैन का खूसड़ बाप कोई काम वाम नहीं करता यहाँ। उसे इन लोगों की कोई चिंता नहीं है, उसे बस टैक्स से मतलब है। वैन इनसे वादा करता है अब वो सब ठीक कर देगा, पर इस झिंगुर की बातों पर इन लोगों को बिल्कुल भरोसा नहीं होता। 19 का टेबल आता है तेरे को, बड़ा आया हमारा गाँव संभालेगा। तभी दद्दू खुद को इंट्रोड्यूस करता है एज किंग मार्कस का पर्सनल नौकर एंड डी एज मार्कस आर्मी का डेप्यूटी चीफ कमांडर। अब इन दोनों की बातों से गांव वालों को वैन पर थोड़ा भरोसा तो हो ही जाता है। अब ये वैन से इसकी मैजिक पावर्स के बारे में पूछते हैं और वैन बताता है इसके पास प्रोडक्शन मैजिक है। जो भरोसा इसने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, ये सुनकर वो भी टूट जाता है और इन्हें अपने गाँव की चिंता होने लगती है। तभी एक आदमी बताता है ये लोग जो 2-4 पैसे कमा पाते हैं वो भी सब टैक्स देने में चला जाता है और इसलिए वैन टैक्स को 30% से घटाकर 10% कर देता है। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और वापस वैन पर भरोसा करने लगते हैं। जिसके बाद वैन दद्दू से कहकर गांव के चारों ओर मिट्टी की दीवारें खड़ी करवा देता है, जो कि इन्हें फ्यूचर में आने वाले गुंडों से प्रोटेक्ट करेगी। दद्दू वैन का काम तुरंत ही कर देते हैं, जिससे गांव वाले फुल इम्प्रेस हो जाते हैं। ओह माय गॉड, ये कौन सी शक्तियाँ हैं? सर एस्पार्डा, आप हमारे घर चाय पे आइए ना, मेरी दादी अभी जवान है, नंबर दूं क्या, बात कराऊं क्या? अब शाम को वैन जंगल जाता है और एक लकड़ी के टुकड़े को अपनी पावर से प्योरीफाई करके उसे एक ब्लॉक में ट्रांसफॉर्म कर देता है। वैन ऐसे ही बहुत सारे ब्लॉक्स बना देता है जो कि बहुत वाइब्रेंट और सुंदर लग रहे थे। अब ऑर्थो सामने आता है जो कि एक ब्लॉक पर अपनी तलवार आजमाता है। ये ब्लॉक पर हमला तो करता है पर इसे एक खरोच भी नहीं आती और जिस पेड़ से ये टकराता है उल्टा वो पेड़ घायल हो जाता है। अब वैन एक बॉक्स को उठाता है और अपनी पावर्स का पूरा इस्तेमाल करके इसे एक तलवार का रूप दे देता है, जो कि कामसेन को बहुत पसंद आती है और वैन ये तलवार इसे ही दे देता है। अब इस छुछुंदर को जलन होने लगती है कि वैन ने कामसेन को गिफ्ट दिया और मुझे कुछ नहीं दिया। वैन इसके लिए भी एक हथियार बना देता है। ये गिफ्ट कम कोई राक्षस का अस्त्र ज्यादा लग रहा है। ऐसे ही रात हो जाती है, सभी लोग सो जाते हैं, बस वैन ही आग के पास बैठा था। ये बेचारा नहीं सो पाता क्योंकि पीठ में पत्थर चुभते हैं भाई जमीन में सोने में, तुम लोगों को क्या पता। वैन बैठा बैठा सोच रहा था कि सबसे पहले इसे एक छत का जुगाड़ करना होगा, वरना कब तक ऐसे रात भर जागता रहेगा, अच्छा नहीं लगता ना यार। अब अगले दिन वैन ने बहुत सारे ब्लॉक्स बनाकर रख दिए थे, जिसका इस्तेमाल करके ये 2 मिनट में अपने लिए एक बहुत बड़ा राजमहल बना लेता है। और ये देखकर सभी गाँव वासी और वैन के साथी सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि इस चिरकुट में इतना टैलेंट है। वैन का घर देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और इस चमत्कार को देखने पूरा गाँव इकट्ठा हुआ था। अब ये लोग बातें करने लगते हैं कि एलिमेंटल मैजिक से अच्छा तो वैन का ये प्रोडक्शन मैजिक है। पर वैन इन्हें समझाता है कि लड़ाई के वक्त ये चाकू
चाकू छुरी या घर तो बनाएगा नहीं, असली लड़ाई में तो एलिमेंटल मैजिक ही प्रोटेक्शन देगा। वैन सामा, आपने तो अपना घर बना लिया, पर अब हमें पत्तियां इकट्ठे करने जाना होगा, वरना पत्थर आज भी चुभेंगे, क्योंकि हम तो आज भी फुटपाथ में सोएंगे। तभी वैन कहता है, तुम लकड़ियाँ इकट्ठी कर दो, मैं तुम्हारे लिए भी घर बना दूंगा। ये सुनकर डी और ऑर्थो की टीम में कंपटीशन होने लगता है कि किसका घर पहले बनेगा और आज रोड पर कौन सोएगा। तभी मुखिया रोंडा आता है और पूछता है, बेटा, अगर हम लकड़ियां लाएं तो हमारे लिए भी घर बना दोगे तुम? और ये सुनकर वैन ठंडा पड़ जाता है। हाँ, प्रधानमंत्री घर घर योजना खोल रखी है ना मैंने, फॉर्म भर दो, मैं तुम्हारे लिए घर बना देता हूँ। सभी लोग अपने घर की बुरी स्थिति बताने लगते हैं। मालिक, हमारे घर का छत टूट गया है। मालिक, मेरे घर में सीलन आती है। भाई, ये तुम्हारा लॉर्ड है, तुम लोगों ने इसे मजदूर समझ रखा है। पर फिर भी वैन इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और सभी लोग खुश हो जाते हैं। साले कामचोरों से खुद काम नहीं होता, चाहते तो जाकर जंगल से लकड़ी लाते और अपने लिए घर बना लेते, पर नहीं। अब एक ही दिन में वैन सभी लोगों के लिए नए घर बना देता है और इसने बहुत स्मार्टली काम किया था, जिससे ट्रैफिक भी नहीं होगा और इनके पास गिल्ली डंडा खेलने के लिए भी स्पेस है। गाँव के सभी लोग वैन को फल और सब्जियां देते हैं। इसका शुक्रिया अदा करते हुए साथ ही वैन ने एक पब्लिक बाथ भी बनाया था ताकि सभी नहाए धोएं और हाइजीन मेंटेन करें। दरअसल इन लोगों पे पानी की सुविधा नहीं है और ये लोग नहाते नहीं है। ये हाइजीन वाला नाटक शाटक मुझसे नहीं होता, 7 दिन न नहाऊं बेबी, मेरी मर्जी। ये सब बहानेबाजी है, ठीक है ना। चाहते तो नदी जाकर भी नहा सकते थे, ना नहाने के 100 बहाने। अब वैन नहाने जाता है। टिल और प्लूरल भी इसके साथ आना चाहती है, क्योंकि ये इसे निर्वस्त्र देखना चाहती है। नहीं, इसकी पीठ साफ करने के लिए गाइस, गलत मत समझो आप। पर वैन बेचारा शर्मा जाता है और सीधा ही मना कर देता है, क्योंकि इसे लड़के पसंद है। काम से इन पे गंदी नजर है इसकी। अब ये दोनों कुड़ियां वैन के बिना ही स्नान करती हैं, पर बातें उसी की करती हैं। काश हमारे बीच अभी वैन सामा होते, मैं उन्हें अच्छे से साफ करती। तुम कितनी नॉटी हो, वो अभी बच्चा है, बख्श दो उसे। दूसरी तरफ वैन भी हॉट बाथ के मजे ले रहा था। तभी इसका मजा बढ़ाने के लिए कामसेन मित्रा यहाँ आ जाता है और वैन इसे अपने साथ टब के अंदर बुलाता है। तभी यहाँ डी आ जाता है। क्या तुम लोग तलवारबाजी की बात कर रहे हो? लो, मैं अपनी तलवार लेकर आ गया, चलो अब शुरू करते हैं असली तलवारबाजी। छी भाई, सबके सब गए हैं। वैन को इसके साथ तलवारबाजी नहीं करनी और वो यहाँ से जाने लगता है, पर डी इसे रोक लेता है और अपनी तलवारबाजी शुरू कर देता है। हाँ, यही तलवारबाजी की बात कर रहा था वो। छी, गंदी सोच। अब अगले दिन इन्हें पानी की समस्या हो जाती है। नहा लिए तो कपड़े भी धोने होंगे, उसके लिए भी पानी चाहिए, जिसके लिए एस्पार्डा दद्दू अपने मैजिक से जमीन खोद देते हैं और बाकी लोग भी इसमें उनकी मदद करते हैं। और ये डी, ये तो भाई अलग ही पागल है, इसे बड़ा मजा आता है काम करने में। साथ ही वैन इस नदी के किनारों को मजबूत कर रहा था। देखो, आपने एक चीज नोटिस की होगी, ये सभी लोग काम कर रहे हैं सिवाय गाँव वालों के। इस गाँव के लोगों को कुछ काम धंधा नहीं करना रहता, बस फोकट की रोटी तोड़नी आती है। साले कामचोर सबके सब। अब अगले दिन इनकी नदी बनकर तैयार हो जाती है और अब बस ये गेट खोलना था। दद्दू गेट खोलता है और पानी तेजी से बहकर गाँव में पहुँच जाता है। लगे हाथ दद्दू एक सुंदर सा तालाब भी बना देते हैं। बाढ़ या अकाल जैसी सिचुएशन के लिए अब रात में जंगल के बीच हम एक कैरेज को देखते हैं, जिसमें एक जवान औरत, पाना मेरा पता नहीं क्या नाम है इसका, हम इसे पारो बुलाएंगे, और इसके साथ एक छोटी बच्ची 8 है। ये दोनों पता नहीं आधी रात को कहाँ जा रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये वैन से मिलने जा रहे हैं। अगले दिन सुबह वैन गाँव के चारों ओर अटैक ऑन टाइटन वाली दीवारें खड़ी हो जाती है। साथ ही वैन ने हमला करने के लिए हथियार भी बना रखे हैं, जिसे ये बैलिस्टा नाम देता है। और हमेशा की तरह इस पिद्दी की बेमिसाल ताकत देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब ये सब चीजों से फुर्सत होकर शाम को सभी लोग साथ में बैठकर डिनर करते हैं, जो कि टिल ने बहुत ही कम चीजों का इस्तेमाल करके बनाया था और ये वैन को बहुत पसंद आता है। पर वैन सामा, हमें कुछ कमाने की भी जरूरत है ताकि व्यापारी यहाँ आए, अपना सामान बेचे और हमारा गाँव विकसित हो। और तो और इनके पास एक मेन इंग्रेडिएंट नहीं है, जो कि वैन की फेवरेट डिश में यूज किया जाता है। और ये सुनकर वैन पागल हो जाता है, क्योंकि अगर वो चीज नहीं होगी तो ये अपनी फेवरेट मिठाई नहीं खा पाएगा। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी करके अमीर होना है। जल्दी से स्टेक अकाउंट बनाओ मेरे लिए, मेरी मिठाइयों से मजाक नहीं। तुम लोग दिहाड़ी करो, पत्थर बेचो, पर पैसा कमाओ। टिल और तानसेन अपना अपना बिजनेस आइडिया देते हैं, पर दोनों का ही आइडिया एकदम बकवास होता है, मेरे एक्स की तरह। जिसके बाद ये लीफ विलेज का सस्ता निंजा इन तीनों को अपना ये शील्ड दिखाता है, जो कि इसने एक मॉन्स्टर की चमड़ी से बनाया है और इसे टेस्ट करने के लिए ये बहुत एक्साइटेड है। अब कामसेन आगे आता है और अपनी तलवार से इसकी शील्ड पर हमला करता है। हमला भी नहीं करता, सिर्फ टच करता है, क्योंकि ये वान के इतने प्यारे गिफ्ट को खराब नहीं करना चाहता। बट इसके सिर्फ टच करने से ही ये शील्ड टूट जाती है। मतलब देख रहे हो, वैन का मैजिक
नीचे कितना स्ट्रॉन्ग है। बेचारा मोटू रोने लगता है कि इसने इतनी मेहनत से बनाया था और एक दिन में ही टूट गया। वैन को इसके लिए बहुत बुरा लगता है और तुरंत ही इसकी शील्ड को रिपेयर कर देता है। तभी यहाँ ऑर्थो आता है जो पहाड़ों से ढेर सारे मेटल ओर्स लेकर आया था, जैसे सोना, चांदी, लोहा और मिथ्रिल। अब वैन एक आयरन ओर को रिफाइन करता है और उसे एक क्यूब का शेप दे देता है। ये देखकर सस्ता तोजी बहुत खुश हो जाता है और वैन से रिक्वेस्ट करता है कि क्या ये इससे एक तलवार बना सकता है। वैन अपनी पावर्स का यूज करता है और इस आयरन ब्लॉक को एक तलवार का रूप दे देता है और ये तलवार ज़ारा को बहुत पसंद आती है। मतलब खुशी से पागल ही हो जाता है ये बंदा। और अब इन तीनों को जलन होने लगती है और अब ये भी तलवार की भीख मांगते हैं। बेचारा वान मदद करने के चक्कर में हर बार खुद ही फंस जाता है। तभी दद्दू यहाँ आते हैं और मिथ्रिल को देखकर बताते हैं ये पहाड़ों में नहीं जंगलों में पाया जाता है और वो भी आसानी से नहीं, जिसका मतलब यहाँ आसपास कोई डंजन जरूर होगा और अगर यहाँ कोई डंजन होगा तो रातों रात इनके गांव की किस्मत चमक जाएगी, क्योंकि डंजन में बहुत कीमती सामान मिलता है, जिसके चलते यहाँ एडवेंचरर्स का आना जाना लगा रहेगा और हो सकता है इनके गांव में एक नया गिल्ड भी खोल दिया जाए। पर फिलहाल इनके पास इतनी सुविधा नहीं है कि कोई यहाँ गिल्ड खोले या कोई व्यापारी व्यापार करने आए। पर हो सकता है इनका पड़ोसी राज्य डंजन के लालच में इन पर हमला भी कर दे और अगर वान के खूसड़ बाप को डंजन के बारे में पता चला तो वो अपने फायदे के लिए वान को लात मारकर यहाँ से भी भगा देगा। तो फिलहाल के लिए डंजन को साइड रखकर इन्हें गांव के विकास पर ध्यान देना होगा। अब ये सभी चीजों से फ्री होकर वैन टिल के साथ गांव विहार कर रहा था, मतलब गांव घूम रहा था। तभी एक आदमी दौड़ते हुए आता है और इन्हें बताता है मेरी सीमा बुआ अपनी पूरी आर्मी लेकर गांव की तरफ बढ़ रही है। ये छिपकलियां बहुत बड़ी और खतरनाक हैं। वैन तुरंत ही सभी गेट्स को बंद करवा देता है और मेरी सीमा बुआ से लड़ने के लिए मेन गेट की तरफ आगे बढ़ता है, जहाँ सभी लोग डरे सहमे बैठे हुए हैं। वैन उन्हें दिलासा देता है कि ये अपने गांव के सभी लोगों को प्रोटेक्ट करेगा, बस इसमें इन लोगों को उसका साथ देना होगा, क्योंकि इस पिद्दे में कोई एलिमेंटल मैजिक तो है नहीं, इसलिए सबकी बलि साथ में चढ़ेगी। गांव वाले भी इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डी ऊपर जाकर देखता है कि इस झुंड में तकरीबन 40 लिजर्ड हैं। ये वैन से पूछता है कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। वैन ऑर्डर देता है कि उन पर बैलिस्टा से हमला करना शुरू कर दो। डी तो कमांड एक्सेप्ट कर लेता है पर इसके साथियों को चुल चापती है। सर जी, आप तो खुद कमांडर हो, तो फिर इस चिरकुट पिद्दी का ऑर्डर क्यों फॉलो कर रहे हो जी? और मजाक से हटके गुरु, इन मामूली हथियारों से लिजर्ड का कुछ नहीं होगा, आप मानो मेरी बात। और सीमा बुआ तो वैसे भी मोटी चमड़ी की है। पर डी वान पर भरोसा करना चाहता है और इसकी काबिलियत को परखना चाहता है, इसलिए ये वैन को लीड करने देता है। वैन के ऑर्डर पर लिजर्ड्स पर तीर बरसाए जाते हैं और वैन के ये मामूली तीर इन लिजर्ड्स का काम तमाम कर देते हैं। ये देखकर डी और इसके साथियों को वैन की काबिलियत समझ आ जाती है और अब खचा खच हमले करते हैं और ये साले कामचोर गांव वाले खुशी मनाने लगते हैं। तुम इनसे दुनिया की सारी चीजें करवा लो, बस काम मत करवाओ। तभी इनके तीर खत्म हो जाते हैं। पर मेरी सीमा बुआ अपना पूरा ससुराल ले आती है और देखने से तो लग रहा है बुआ बहुत गुस्से में है। सभी लोग चिंतित हो जाते हैं कि अब क्या करे भाई। पर तभी वैन इन्हें लकड़ियों के तीर यूज करने बोलता है, क्योंकि कामसिन की लकड़ी वाली तलवार ने ज़ारा का शील्ड तोड़ दिया था। तो फिर ये सीमा बुआ किस खेत की मूली है। इन दोनों चमचों को फिर से खुजली होती है कि इतनी खतरनाक सीमा बुआ को हम लकड़ी के तीर से कैसे मारेंगे। पर ये लोग फिर भी अटैक करते हैं और एक एक करके फुप्पो का पूरा वंश खत्म हो जाता है। और इसी के साथ वैन ने ये लड़ाई भी जीत ली है, जिस खुशी में आज बनेगा विनर विनर छिपकली डिनर। और ये कामचोर गांव वाले फ्री का खाना मिलेगा सोचकर नाचने लगते हैं। बस काम मत करवाओ इनसे, कामचोर साले। दूसरी तरफ डी और उसके साथी समझ चुके थे ये वैन का दिखने में बस छोटा है, मतलब वैन दिखने में बस छोटा है, बाकी काम तो ये बड़े बड़े ही करेगा। जिसके बाद ये सभी लोग मेन काम में लग जाते हैं। जानवर की चमड़ी से उसका मीट और माना क्रिस्टल अलग करने लगते हैं। अब इनके पास बहुत सारा मीट हो जाता है और इसीलिए ये लोग दावत रखते हैं और ये फोकट के गांव वाले मुंह उठा के यहाँ भी खाने आ जाते हैं। और सिर्फ खाते नहीं है, दारू भी लपेटते हैं, कामचोर साले। और सबसे ज्यादा चालाक तो ये बुढ़ऊ है, खाना पैक करवा के अपने घर भी ले गया। पर जो भी हो, बाप की लात खाने के बाद वैन तो मजे से खाना खाता है। साथ ही अपने हथियारों के बारे में भी बात करते हैं। तभी डी को पता चलता है वैन ने इन गधों को हथियार बना बना कर दिए हैं और जो सबसे काम का बंदा डी है उसे कुछ नहीं दिया। और अब
ये भी वैन से तलवार की जिद करने लगता है और वैन इसका भी ऑर्डर ले ही लेता है। अब इतना सारा मीट तो ये लोग अकेले खाएंगे नहीं, तो क्यों ना इसे बेचकर थोड़े पैसे ही कमा ले। और तो बताता है इतना मीट बेचकर ये लोग 300 गोल्ड कॉइन मतलब 17 करोड़ रुपए तक कमा सकते हैं। अब तो डिफेंडर ही आएगी। नहीं उरुस ले आऊं क्या, या फिर पोर्शे 911। वान अपने ख्वाब सजा ही रहा था, तभी दद्दू इसे सूचित करते हैं, बालिके, जब आप अंधा पैसा छापते हैं तो आपको निर्मलताई मतलब आपके पिताजी को 50% कर लगान या टैक्स भी देना होता है। ये मेरा बाप है कि साला दुश्मन है, भूखा चौदह साला। वैसे दद्दू, क्या हम इन पैसों को दीवार के अंदर नहीं छुपा सकते, मतलब पिताजी को पता ही ना चले तो। दद्दू एक आइडिया देते हैं, ये लोग पिताजी को नहीं बड़े भाई मर्सिया को इसकी रिपोर्ट देंगे और आगे की घपलेबाजी वो संभाल लेगा। अब अगले दिन मीट खरीदने 2 बंदे आते हैं, बेल और रिंगो। वैन इन्हें अपना गोदाम दिखाता है और ये देखकर इनकी आंखें ही बाहर आ जाती है कि ये 2 कौड़ी का वानगांव 2 दिन में इतना कैसे विकसित हो गया और इनके पास इतना कीमती सामान भी है। ये लोग सारा सामान खरीदने को तैयार हो जाते हैं। वैन इन्हें अपने बनाए हुए हथियार भी दिखाता है और ये मर्चेंट्स उन्हें भी खरीद लेते हैं। ये दोनों अपना 2 कौड़ी का दिमाग लगाते हैं कि ये वैन से सस्ते में खरीदेंगे और बाहर महंगे में बेचेंगे, पर जल्द ही लोगों को असलियत पता चल जाएगी और इनका धंधा बंद हो जाएगा। इसलिए वैन इनके लिए यहीं पर एक दुकान लगा देता है जिससे खरीदार वानगांव आएंगे और अल्टीमेटली इनके गांव का विकास होगा। अब कुछ ही देर में लेडी आर्ट और पारो भी यहाँ पहुँच जाते हैं। वैन खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मैं वैन नहीं फेरतियो, मार्कस जल्फा फेरतियो की चौथी नाजायज औलाद, जिसे उसने लात मार के घर से भगा दिया है, वो भी सिर्फ 8 साल की उम्र में। वाव, और आप कौन सुंदर कन्या? लेडी आर्ट बताती है वो फेर्डिनेटो किंगडम की सबसे छोटी प्रिंसेस है। जिसके बाद ये लोग बैठकर बातचीत करते हैं और वैन पूछता है ये लोग यहाँ क्यों आए हैं। पारो बताती है इन्हें यहाँ आर्ट के पिता किंग फेर्डिनेटो ने भेजा है, क्योंकि उन्हें डर है कि जैसे मार्कस ने इस गांव को चुराया है, वो धीरे धीरे इनके किंगडम के और भी गांव हत्या लेगा। कहीं मार्कस अपने बेटे को यहाँ भेजकर कोई मिलिट्री कैंप तो नहीं बना रहा। वैन जोर जोर से हंसने लगता है और इन्हें असलियत बताता है कि मार्कस ने इसे कान में लात मार के भगा दिया और अब उसे इससे कोई मतलब नहीं है। पर पारो को इसकी बातें झूठी लगती हैं, क्योंकि अगर इसे भगाया गया है तो इसके साथ ये नोबल लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग तो मुझसे लीच की तरह चिपक गए हैं। मैं तो अकेले ही आ रहा था, ये साले घर में 8 बजे वापस आने का बोल के मस्ती मारने मेरे पीछे पीछे आ गए और वापस भी नहीं गए। अब आर्ट वान से उसके मैजिकल एबिलिटीज के बारे में पूछती है और वान बताता है उसके पास प्रोडक्शन मैजिक है, जिसकी वजह से ही उस खूसड़ बुढ़े ने इसे भगा दिया। और ये सुनकर आर्ट थोड़ा चौंक जाती है, क्योंकि इसका बचपन भी कुछ खास नहीं था। अब पारो काम की बात करती है। दरअसल किंग ने इन दोनों को यहाँ आर्ट का रिश्ता लेके भेजा है। आओ बच्चे, इस दुश्मनी को रिश्तेदारी में बदल दें, और ऐसा करने से ये लोग फ्यूचर में भी नहीं लड़ेंगे। ये सुनकर वान शॉक्ड रह जाता है। ओ भाई, मैं अभी सिर्फ 8 साल का हूँ, राजस्थान में नहीं है हम। इतनी क्या जल्दी है भाई शादी की? पारो को वान पर पहले शक था, बट अब ये इसे पसंद आ गया और खुशी खुशी इन दोनों की शादी करवाना चाहती है। वैसे आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? कट गया क्या आपका? जैसा भी कटाओ, एनी मूची से बुरा तो नहीं कटा है मेरा। पारो वान का जवाब चाहती है कि उसे शादी करनी है या नहीं, पर वान सोचने के लिए वक्त मांगता है और आज ये दोनों यहीं रुकेंगे ताकि दोनों बच्चे एक दूसरे को रात भर अच्छे से जान ले, एक बंद कमरे के अंदर। समझ रहे हो? हालांकि ये दोनों अभी 8 और 10 साल के हैं और इसीलिए 8 मना कर देती है और वान तुरंत इन दोनों के लिए एक नया घर बना देता है। भाई क्रेजी बंदा है, कुछ भी हो घर बना दो, दीवार खड़ी कर दो, नदी तालाब बना दो। जिसके बाद ये लोग शुभरात्रि का भोजन ग्रहण करते हैं एवं श्रीमान वान सामा आर्ट जी से पूछते हैं, देवी जी आपको क्या क्या पसंद है, मतलब कुछ हॉबी या शौक? आर्ट बताती है उसे फूल, पत्तियाँ और गुड़ियों का बहुत शौक है और अब वान इसकी डॉल्स देखना चाहता है। इसके साथ साथ कामसिन और टिल को भी इसकी डॉल्स देखनी है। ये सुनकर आर्ट थोड़ा हैरान रह जाती है। हो सकता है पहले कभी किसी ने इसकी बातों में इतना इंटरेस्ट ना दिखाया हो। अब डिनर करके पारो सोने चले जाती है। आर्ट और वान पीछे ही रह जाते हैं। आर्ट वान का शुक्रिया अदा करती है। दुश्मन होने के बाद भी इसने इनकी इतनी अच्छी खातिरदारी की और शर्माते हुए सोने भाग जाती है। जिसके बाद इन लोगों की छोटी सी पंचायत बैठती है और दद्दू बताते हैं अगर आर्ट का रिश्ता वान के लिए आया है तो आर्ट के पास भी कोई एलिमेंटल मैजिक
लॉजिक नहीं होगा, वरना कोई भी बाप ऐसे लड़के को अपनी बेटी क्यों देगा। और हो सकता है मार्कस की तरह ही किंग भी आर्ट को भगाना चाहता है। अब वैन डिसाइड करता है अगर ऐसा है तो वो आर्ट से शादी भी कर लेगा और उसे यहाँ पर खुश रखेगा। देख रहे हो कितनी चोला शादी करने की। अब अगले दिन वान तालाब के सामने पूरे गांव की भीड़ जमा हो जाती है, क्योंकि इन गांव वालों के पास कोई काम धंधा तो है नहीं, मुंह उठा के कहीं भी पहुंच जाते हैं कामचोर साले। तभी टिल और कामसिन वैन को भी बुला ले आते हैं। तो यहाँ इस वान तालाब में एक जलपरी प्रकट हुई है, जिसे इस दुनिया में जलपरी नहीं अपकल्लू बुलाया जाता है। जी हाँ, अपकल्लू। हालांकि ये लोग इतने काले हैं भी नहीं, खैर। परंतु ये अर्ध मत्स्य अर्ध मानव कोई जवाब नहीं देती और बस इन लोगों को घूरती रहती है। वैन इसे खाने का लालच देकर बुलाने की कोशिश करता है और ये जलपरी आ भी जाती है। क्या हम ये भोजन ले सकते हैं? जिस पर वान हामी भरता है और ये जलपरी, जिसका नाम लारा है, सारा खाना ठूस लेती है और फिर इसका प्रेशर बन जाता है। इसीलिए पेट खाली करने वापस घर भाग जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि ये कहाँ से आई है, कहाँ को जाएगी। पागल लड़की किसे मरवाएगी, क्योंकि ये अपकल्लू बहुत रेयर स्पीशीज होती है और इनका दिखना ही बहुत बड़ी बात है। अब अगले दिन लारा अपने साथ अपना पूरा खानदान ले आती है। वैन को समझ ही नहीं आता भाई यहाँ चल क्या रहा है। एक के लिए घर बनाओ, सब लोग मुंह उठा के आ जाते हैं। एक को खाना दो, वो पूरे खानदान को बुला ले आती है। अब लारा के बाबूजी सामने आते हैं, जो कि इनका राजा भी है, और वान से पूछते हैं कि तू ही सीमा बुआ ने मारियो है। और इसकी पूरी टीम सच बता देती है कि कैसे इसने बुआ को लेटा कर मारा था। अब वैन की फट के 84 हो जाती है। लगता है सीमा बुआ का बेटा मुझसे बदला लेने आया है, अब तो मैं गया काम से। तभी किंग बोलता है, बेटा तू जिनो बहादुर मैं कदे को नहीं देखियो, तुम्हारी बेटी सु ब्याह कर सको है। भाई ये चल क्या रहा है यहाँ? इस 8 साल के पिद्दी से हर कोई शादी करना चाहता है। ओ आधी मछली आधे इंसान, रिलैक्स, ठेका चिल पिल। और भाई तुम दूसरी प्रजाति हो, हम दूसरी, ऐसे कैसे कर लूं ब्याह? किंग बताता है इन्हें इंसानों से कोई खास मतलब है नहीं, पर वैन ने सीमा फुप्पो का खानदान खत्म करके बहुत अच्छा काम किया है। सीमा बुआ इन अर्ध मत्स्यों को पानी में चैन से जीने ही नहीं देती थी और इनके बच्चे भी मार कर खा जाती थी। वैन ने जाने अनजाने में इनकी बहुत मदद की है और इस जैसे स्ट्रॉन्ग इंसान के साथ ही ये अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता है, ताकि ये मछली समाज सुरक्षित रहे। वैन कहता है इसके लिए उसे शादी करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे भी इन्हें प्रोटेक्ट करेगा और लारा को उसके पसंदीदा मर्द से ही शादी करनी चाहिए। देखो ये 8 साल के बच्चे में हमारे यहाँ के 80 साल के बुढ़े से ज्यादा दिमाग है। अब वैन इन लोगों के लिए पानी में ही घर बना देता है, जो कि इन अर्ध मत्स्यों को बहुत पसंद आता है। तभी यहाँ पारो और आर्ट भी आ जाते हैं और किंग कहता है ठीक है दामाद जी, हम चलते हैं, माने अनुपमा देखण रो टाइम हो गयो है। और लारा भी इसे बाय बाय पतिदेव कहकर यहाँ से चले जाती है। अब ये देखकर पारो और आर्ट दोनों हैरान रह जाते हैं। आर्ट का तो दिल ही टूट जाता है। 2 मिनट के लिए दूर क्या गई, इसने दूसरी बीवी पटा ली, कुत्ता कमीना। अब वैन इससे बातचीत करने के लिए इसे अकेले में ले जाता है। वैन इसे सारी बातें बताता है और इससे माफी भी मांगता है। तभी यहाँ लारा आती है, पतिदेव मैं आ गई। ये कौन है तुम्हारे साथ? 2 मिनट के लिए दूर क्या गई, तुमने दूसरी बीवी पटा ली? ये अपनी फ्री फायर की स्क्वाड बुलाती है और इन दोनों की नाव ही डुबा देती है और घर जाके अपने बाप को सब चुगल देती है कि वैन दूसरी लड़की के साथ घूम रहा था। किंग वैन के पास जाता है और इससे पूछता है कि भाई तू ये कर क्या रहा है, हम तो मुस्लिम भी नहीं है, हमारे में नहीं चलता ये सब। वैन इसे समझाने की कोशिश करता है, पर इससे पहले ही ये इंसानों और मछलियों के बीच एक कंपटीशन रख देता है। अगर मछलियाँ जीती तो वैन को लारा से शादी करनी होगी, पर अगर इंसान जीते तो वैन की मर्जी चलेगी। देख रहे हो इस पिद्दी चुरकुट के लिए 2 प्रजातियों में लड़ाई हो रही है और एक तुम हो जिसे कोई नहीं पूछता। खैर छोड़ो, वैन इसके लिए मना ही करता है, पर इसकी पागल टोली के लोग उछल उछल कर हाँ कर देते हैं। तो पहला मैच होता है वॉलीबॉल का, जिसमें एक साइड टिल और पारो है और दूसरी तरफ किंग और लारा। ये मैच मछलियां ही जीती हैं, ऑफ कोर्स, पानी के क्रीचर हैं यार, वो पानी वाला गेम तो जीतेंगे ही ना। आप भी ना कैसी बातें करते हो। अच्छा वो छोड़ो, अगला मैच स्विमिंग का होता है, जिसके लिए डी तो फुल तैयार खड़ा था और हम सबको पता है इसे मेहनत करना कितना ज्यादा पसंद है। ये लिटरली एक जलपरे को स्विमिंग में हरा देता है। कितनी शर्म की बात है इस जलपरे के लिए, मतलब जो चीज ये रोज करता है उसमें ही हार गया, वो भी एक इंसान से। तो गेम का स्कोर है 1-on-1, पर जो जीतेगा अगला मैच वो करेगा वैन को कैच। तो अगला मैच है आइसक्रीम खाने का, जिसने ज्यादा खाई वो जीत जाएगा। अब इन सभी में कंपटीशन शुरू हो जाता है और ये मैच वैन की टीम जीतती है, जिसका मतलब इसे लारा से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी किंग कहता है, मानना पड़ेगा बच्चे, आप तो कसम से बहुत टैलेंटेड हो और अब आप ही हमारा दामाद बढ़ोगा। भाई ये क्या बात हुई, ये 8 साल का चिल्लर है तो मतलब इसकी कोई बात नहीं सुनोगे। तभी वैन का पेट दर्द होने लगता है। वैन के पास उसकी फिक्र करने के लिए बहुत लोग हैं और ये देखकर आर्ट को अच्छा भी लगता है और बुरा भी, क्योंकि जब से ये पैदा
पैदा हुई है, इसका बाप हमेशा बिजी ही रहता है और इसकी माँ ने तो कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि इसके पास भी वैन की तरह कोई एलिमेंटल मैजिक नहीं है। दरअसल आर्ट अपनी पावर से डॉल्स को पपेट की तरह यूज कर सकती है, जो कि इसे बहुत पसंद भी है और एक दिन ये यही चीज अपनी माँ को भी दिखाती है, पर वो इससे खुश होने के बजाय उल्टा इसे खींचकर एक तमाचा मारती है, जिससे ये बेचारी बच्ची दूर जाकर गिरती है और तब से ही इसकी माँ और बाकी सभी लोग इससे दूरी बनाने लगे। पर जैसे ही ये 10 साल की हुई, इसके बाप ने सोचा अब हम इसकी शादी करवाएंगे। भाई ये कहाँ का ट्रेंड है। ओह सॉरी, भूल गई थी। और शादी का रिश्ता लेकर पारो और आर्ट पहुंच गए वान गांव। इसके आगे क्या हुआ हम सभी जानते ही हैं। आर्ट को लगा था कि इसकी शादी किसी सरकारी नौकरी वाले टकले बुढ़े से होगी, पर असल में वान तो बहुत अच्छा इंसान निकला। हाँ थोड़ा महंगा है पर दिल का अच्छा है। वैन ने भी वही सब झेला है जो आर्ट ने सहा है और इसीलिए अब ये वान को थोड़ा थोड़ा पसंद भी करने लगी है। छी भाई, ये 8-10 साल के बच्चों की प्रेम कहानी देखनी पड़ रही है और एक आप और हम हैं। छोड़ो। अब अगले दिन वान सभी को मोटिवेट करता है, अगर आज इन लोगों ने 5 बजे से पहले लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली तो ये सभी पावर रेंजर्स देखेंगे और सीमा बुआ का मीट भी खाएंगे। तभी यहाँ आर्ट आती है और शर्माते हुए वान से बात करने की कोशिश करती है। वान सामा, क्या आज मैं भी आपके साथ काम कर सकती हूँ? इससे मैं वान के और करीब जा पाऊंगी और उस लारा ठारा का पत्ता काट दूंगी। वान को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी और इसे भी अपने साथ काम पे ले जाता है। दूसरी तरफ औरतों के ग्रुप को गली के कुत्ते दौड़ा देते हैं क्योंकि ये लोग उनकी पार्लेजी चुरा कर भाग रहे थे। अब ऐसी हरकत करेंगे तो पिटेंगे ही। वान ने अपने गांव की बाउंड्रीज बढ़ा दी है और पारो इससे इम्प्रेस हो जाती है और बताती है कितने स्मार्टली वान ने इसका शेप डिजाइन किया है। पर वान का ध्यान तो किसी और ही शेप पर है। अब पारो वान से उसकी खुद की इन्वेंशन के बारे में पूछती है, जो कि है ये बैलिस्टा, जिससे इन लोगों ने सीमा बुआ की आर्मी को गिराया था और अब वान ने इसे अपग्रेड किया है, जिसका डेमो कामसिन दिखाता है और एक ही तीर से यहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। अब ये देखकर पारो इससे कुछ बैलिस्टा खरीदना चाहती थी, पर ये बिकाऊ नहीं है और वान मना कर देता है। ये किसी भी कीमत में चाहिए था, इसीलिए एक बैलिस्टा के बदले में ये वैन के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। कुछ भी। और अब वैन इससे कुछ भी करवा सकता है, मतलब कुछ भी। और इसी लालच में वैन इसे एक बैलिस्टा देने को तैयार हो जाता है। तभी कामसन सजेस्ट करता है कि पारो को वान के बनाए 1-2 एरोज भी ले ही लेने चाहिए, क्योंकि वान के बनाए गए एरोज नॉर्मल एरो से काफी ज्यादा इफेक्टिव है। पर पारो को ये बात फिजूल लगती है और इसे यकीन दिलाने के लिए कामसन अपनी लकड़ी की तलवार से इसकी लोहे की तलवार पर हमला करता है और पारो की स्वॉर्ड बीच में से टूट जाती है और अब इसे वान की पावर्स पर पूरा भरोसा हो जाता है और थोड़े एरोज भी मांगने लगती है। अब बदले में क्या मिलेगा? तभी औरतों का स्क्वाड भागते हुए आता है, जिन्हें एक विशाल ड्रैगन दौड़ा रहा था। वैन सबसे पहले आर्ट को टिल के साथ कासल के अंदर भेजता है, क्योंकि इससे कुछ नहीं होना चाहिए, वरना अगर ये लोग आज जिंदा बच भी गए तो आर्ट का बाप तो इन्हें मार ही देगा। दूसरी तरफ पारो सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करती है। वान ड्रैगन पर अटैक करने का ऑर्डर दे ही रहा था, तभी औरतों का एक साथी नीचे गिर जाता है और ये ड्रैगन उस पर हमला करने ही वाला था। तभी ज़ारा ड्रैगन का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और अपने साथी की जान बचा लेता है, पर अब ड्रैगन सब छोड़कर इसके पीछे पड़ जाता है। तभी पारो फायर जैवलिन से इस पर हमला करती है और यहाँ एक बहुत भयंकर धमाका होता है, जिससे औरतों की टोली तो बच जाती है। पर ये देखकर सभी लोग हैरान थे कि पारो का फायर मैजिक कितना कमाल का है। पर इससे ड्रैगन को कुछ खास चोट नहीं आती और ये उठकर वापस वान गांव की तरफ भागता है। पारो इस पर एक और अटैक करती है और तुरंत ही सभी को लेकर गांव के अंदर भागती है। पर अब तक ड्रैगन ने आउटर बाउंड्रीज तोड़ दी थी और एक ही अटैक से पूरे गांव को तबाह कर सकता है। तभी द ग्रेटेस्ट मेज एस्पार्डा दद्दू सामने आते हैं और अपने अर्थ मैजिक से ड्रैगन को कुचल देते हैं, जिससे बाकी सभी को भागने का वक्त मिल जाता है। पर दद्दू अपना ऑरा मेंटेन करते हुए आराम से चलते हैं, जैसे अब इनके पास 2 लाइफलाइन और बाकी हैं। पर असल में अब इनकी हड्डियों में इतनी जान ही नहीं है कि ये दौड़ पाए। वान की तो फट जाती है और इन्हें यहाँ छोड़ छाड़ के भाग जाता है। जान है तो जहान है भाई। दूसरी तरफ पारो अंदर वाले गेट पर पहुंच जाती है और अब यहाँ से वान लीड करता है। वान के बताए अनुसार सभी लोग ड्रैगन पर हमला करते हैं और तभी आता है आज की बैटल का मेन हीरो सर डी। ये सीधा जाकर अपनी तलवार से ड्रैगन पर हमला कर देता है, पर अगेन इससे ड्रैगन को कुछ नहीं होता, उल्टा इन्हें ही लेटा देता है। क्या मतलब? अरे कुछ नहीं यार, मतलब गिरा देता है। अब ड्रैगन इनकी लेने ही आ रहा था। जान गाइस।
जान। पर वक्त रहते दद्दू इन्हें बचा लेते हैं। ये लोग जल्दी जल्दी उठकर फिर से भागना शुरू कर देते हैं और तब तक पारो फायर बॉल से ड्रैगन पर हमला कर देती है। ये अटैक बहुत खतरनाक था, जिससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, एक न्यूक्लियर बॉम्ब जितना। नहीं यार, सादा बोल दिया। और ये तीनों जान बचाकर बस भाग ही रहे हैं तब से, बेचारे। तभी ड्रैगन पर एरो से भी हमला किया जाता है और ड्रैगन चित पड़ जाता है। किसी को नहीं पता ये जिंदा है या मर गया। डी इसके पास जाता है और तभी ड्रैगन को होश आ जाता है और डी एक ही स्लाइस में इसका सर कलम कर देता है और ये बैटल भी इन लोगों ने जीत ली है। अब अगले दिन ये लोग एक सेरेमनी रखते हैं जिसमें पूरे गांव को बुलाया जाता है। फिर मुंह उठा के आ गए कामचोर साले। अब इन सभी के सामने कल की बैटल के हीरोज को सम्मानित किया जाता है। तो सबसे पहले आते हैं सर डी, जिन्हें ड्रैगन स्लेयर का टाइटल मिल चुका है क्योंकि इसने एक ही स्लाइस में ड्रैगन का सर काट के फेंक दिया था। हल्के में ले रहे हो भाई को। जिसके बाद एस्पार्डा दद्दू, स्वर्ग में होने की उम्र में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। फिर आता है वेन नेई फेथियो, मार्कस की चौथी औलाद, और अपना नाम सुनकर वान शर्माने लगता है और सारे कामचोर गांव वाले ये करके खुशी मनाने लगते हैं। काम वाम तो कुछ होता नहीं है इनसे। जिसके बाद हम पारो की बैक स्टोरी देखते हैं। इसका जन्म रॉयल कैपिटल के नाइट्स के खानदान में हुआ था। साथ ही इसके पास फायर मैजिक की पावर्स हैं, जिसकी वजह से इसने बहुत कम उम्र में ही रॉयल आर्मी ज्वाइन कर ली। हर एक दिन खतरनाक ट्रेनिंग करने के बाद सिर्फ 16 साल की उम्र में पारो रॉयल आर्मी की कमांडर बन गई। उसके 6 साल बाद इसका प्रमोशन हुआ और ये विस्काउंटेस भी बन गई। मुझसे मत पूछे यार इसका मतलब, इतना मुझे नहीं पता। और फिर एक दिन किंग ने इसे अपने पास बुलाया और अपनी बेटी के साथ इसे वानगांव भेज दिया रिश्ता लेकर। अब पारो सामने आती है और ऐलान करती है कि विस्काउंटेस पारो वेन नेई फेथियो के साथ अलायंस बनाना चाहती है। साधारण भाषा में ये वैन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है, जिससे ये लोग फ्यूचर में नहीं लड़ेंगे और एक दूसरे को प्रोटेक्शन भी देंगे। वान खुशी खुशी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि इसमें इसका फायदा ही है। अल्टीमेटली इनका गांव फेमस होगा और वान गांव में और भी मर्चेंट्स आएंगे, दुनिया में इनका नाम होगा और गांव का विकास होगा। अब अगले दिन बैल और रेंगो अपने साथ सेठ जी को ले आते हैं। ये दोनों सेठ चेक करते हैं कि कहीं ये वैन प्लास्टिक का तो नहीं बेच रहा। ड्रैगन की कंडीशन टिप टॉप थी, जिसके वैन को अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। बैल वान को बताता है अगर ये ड्रैगन के नाखून, पंजे और आंखें बेचे तो ये आराम से 100 प्लेटिनम कॉइन्स मतलब 580 करोड़ रुपए तक कमा सकता है। और ये सुनकर वैन पागल ही हो जाता है, मतलब रोल्स रॉयस का तो पूरा शोरूम ही खरीद लेगा अब ये दोनों सेठ वैन को मक्खन लगाते हैं। वान सामा, आपका ये सामान मतलब ये ड्रैगन बहुत ही बड़ा है, हमको बहुत ही पसंद आया और हम इसकी आपको बहुत अच्छी कीमत दे सकते हैं। यही कुछ 60 प्लेटिनम कॉइन मतलब 350 करोड़ रुपया। ये दोनों अपने फायदे के लिए वैन से सस्ते में खरीदना चाहते हैं, पर वैन सीधा ही बैल और रेंगो के पास जाता है और कहता है यार कैसे घपलेबाज आदमी को लेकर आए हो तुम, ये दोनों मुझे लूटना चाहते हैं। तभी सेठ जी बैल का मुंह बंद कराने की कोशिश करता है और वैन को असली रेट बताने से मना करता है, जिससे ये लोग खुद मोटा और काला धन कमा पाएंगे। साइड से वैन भी इनकी सारी बातें सुन पा रहा था कि सच में लोग कितने लालची होते हैं और इसे लगता है रोल्स रॉयस का सपना तो बस सपना ही रह जाएगा। तभी बैल और रिंगो इन दोनों को मना कर देते हैं कि ये दोनों वैन के साथ धोखा नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हुई ना बात, लव यू बैल भाई। अब ये दोनों घपलेबाजी में साथ नहीं देते, इसीलिए सेठ इन दोनों को काम से निकाल देते हैं और इनकी घोड़ा गाड़ी भी छीन कर यहाँ से चले जाते हैं। वैन को इन दोनों के लिए बहुत बुरा लगता है कि इसकी मदद करने के चक्कर में बेचारे ये दोनों की नौकरी चली गई। तभी वैन इन्हें अपनी खुद की कंपनी खोलने का आइडिया देता है, पर उसके लिए इन्हें 3 कंडीशंस पूरी करनी होगी। पहला, इन्हें रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। दूसरा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और तीसरा, किसी नोबल से दस्तखत लेने होंगे। अब शुरू की 2 कंडीशंस तो बहुत आसान है, वही तो एक क्लिक में चैनल सब्सक्राइब हो जाता है। किसका इंतजार कर रहे हो आप, जल्दी से सब्सक्राइब करो। बट अब ये लोग किसी नोबल के दस्तखत कहाँ से लाएं? वैन सीधा ही पारो के पास जाता है और इसे सारी सिचुएशन बताता है। पारो इसके फॉर्म में साइन करने को तैयार हो जाती है क्योंकि ये खुद भी एक नोबल है और वान को आइडिया देती है कि जब ये खुद एक नोबल की औलाद है तो ये खुद के लिए भी टाइटल ले ले। नोबल्स के लिए बहुत सारे टाइटल्स होते हैं और वैन को बैरन का टाइटल तो मिल ही जाएगा। अब पारो की मेहरबानी से ये दोनों बेरोजगारों को रोजगार मिल जाता है, पता नहीं मुझे कब मिलेगा। खैर छोड़ो। अब ये दोनों वान को 100 नहीं 130 प्लेटिनम कॉइन देने को तैयार हो जाते हैं, पर अब दिक्कत ये है कि कैपिटल
तक सामान लेकर कैसे जाएं, क्योंकि घोड़ा गाड़ी तो वो 2 गधे ले गए। तभी वैन जल्दी से फटाफट 2 मिनट में गाड़ी प्रोड्यूस कर देता है। इतनी जल्दी तो मैगी भी नहीं बनती जितनी जल्दी इसने एक पूरी गाड़ी बना दी, और घोड़े इन्हें पारो दे देती है। इधर ये दोनों खिकी हो रहे थे क्योंकि इन्हें यकीन था कि वैन झक मारकर इनके पास वापस आएगा। तभी पारो अपने 4x4 घोड़े में 500 हॉर्स पावर के साथ इनको पीछे छोड़ देती है, और ये देखकर इनके होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि इनके हाथ से इतनी अच्छी डील जा चुकी है और ये कुछ पैसे नहीं कमा पाएंगे। स्कूडेरिया किंगडम के महाराज डीनो जेम्स के पास जाती है वैन को टाइटल दिलवाने के लिए। पारो बताती है मार्कस जल्पा फेरतियो की चौथी औलाद वैन ने एक ड्रैगन को मारा है, पर असल में ड्रैगन को तो डी ने मारा था, है ना? ये झूठ बोल रही है। देख लो गाइस, लड़कियां कितनी झूठी होती हैं। अब ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि एक 8 साल के झिंगुर ने एक फॉरेस्ट ड्रैगन को मार दिया, वो भी बिना किसी एलिमेंटल मैजिक के। अब पारो सारी कहानी बताती है कि वैन ने आते साथ ही गांव को गुंडों से बचाया। फिर से झूठ, दद्दू ने बचाया था गांव को, फिर उसने नदी तालाब बनाया, गांव को विकसित किया और फिर ड्रैगन को भी मारा। किंग को इसकी बातों पर यकीन ही नहीं होता, इसीलिए पारो सबूत के तौर पर ड्रैगन का एक दांत लेकर आती है और इन सभी को दिखाती है। ये देखकर सभा में बैठे सभी लोग हैरान, परेशान, बेहया, बेतहाशा रह जाते हैं और किंग वान को बैरन का टाइटल दे देते हैं। जिसके बाद पारो पूरे शहर के सामने ये ऐलान करती है कि वान ने एक ड्रैगन को मारा था और अब उसे बैरन का टाइटल मिल चुका है। दूसरी तरफ वान ने अपने गांव की सड़कें और घरों को बेहतर बना दिया है। पता नहीं हमारी सड़कें कब ठीक होंगी। खैर, साथ ही इसने 2 आईफिल टावर्स भी लगा दिए हैं जिनसे ये लोग दुश्मनों को दूर से ही देख सकते हैं और उन पर हमला भी कर सकते हैं। अब इनका गांव नहीं रहा, शहर बन चुका है। इतनी मेहनत करके वान बहुत थक जाता है और इसे भूख लग जाती है और ये सभी लोग टावर के टॉप पर जाकर पिकनिक करते हैं। वो सब तो ठीक है, पर इन बच्चों के बीच में इस बूढ़ों को बड़ा मजा आ रहा है। इसे तो गाँव के बुढ़ों के साथ बैठना चाहिए, अपनी जमीन किसी को दान कर देनी चाहिए। अब खाना पीना खाने के बाद आर्ट वान से फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, पर इस अकल के पैदल को कुछ समझ नहीं आता और बस इसका मुंह देखते रहता है। जिसके बाद ये लोग मीठे में चीज केक खाते हैं सिवाय टिल के। वैन इससे पूछता है कि तुम क्यों नहीं खा रही भाई, तुमने ही तो इसे बनाया है। जिस पर टिल बताती है अभी ये डाइटिंग पर है और अगर इसने केक खा लिया तो ये 3 बच्चों की माँ लगेगी। तभी गाँव के बाहर मेरे कुछ गरीब रिश्तेदार आते हैं और बताते हैं ये लोग यहाँ पास के गाँव से आए हैं इनसे मदद मांगने। दरअसल इनका किंग मतलब आर्ट का बाप बहुत खूसड़ है, बिल्कुल वान के बाप की तरह। वो इनके घर के नौजवान लड़कों को जबरदस्ती जंग में लड़ाने ले गया और अब इनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, इसलिए ये लोग भीख मांगने मतलब मदद मांगने यहाँ आए हैं। वैन कहता है अगर ये लोग चाहें तो ये सब यहीं रह सकते हैं। तभी ये बुजुर्ग आदमी बताता है ये सिर्फ 10 ही लोग यहाँ आ पाए हैं, गाँव में 300 लोग और हैं। पर वैन को इससे कोई दिक्कत नहीं थी और वो इन सभी के लिए घर बनाने को तैयार था और बाकी के लोगों को लेने के लिए अपनी गाड़ी भी भेजता है। परंतु यह वृद्ध मनुष्य मना करते हुए कहता है इनके पास गाय और भैंसे भी हैं क्योंकि ये यादव है, तो ये लोग उन्हीं के ऊपर सामान रख कर ले आएंगे। गाय और भैंस का नाम सुनकर वान खुशी से पागल हो जाता है क्योंकि अब इनके पास दूध, दही, घी, अमूल बटर, लस्सी, छाछ सब कुछ होगा। अब शाम तक ये गाँव वाले इन एडवेंचरर्स के साथ वान गाँव की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी ऑर्थो की नजर एक अधेड़ उम्र की जवान औरत पर पड़ती है। ऑर्थो इससे पूछता है कि क्या ये ठीक है, कहीं ये थक तो नहीं गई। दरअसल इसे बस चिंता है कि वान गाँव में इनका जीवन कैसा होगा, क्या वहाँ का लॉर्ड भी इन्हें सिर्फ परेशान करेगा और इनकी सारी कमाई लूट लेगा। ऑर्थो बताता है वान गाँव तुम जैसे कामचोरों के लिए स्वर्ग है, स्वर्ग। तभी ये लोग वान गाँव पहुँच जाते हैं और देखते हैं वान ने इनके लिए दावत रखी है क्योंकि उसे पता था ये लोग पैदल आ रहे हैं और इसी वजह से बहुत ज्यादा थक भी जाएंगे और आकर सीधा खाना लपेटेंगे, फिर घर ही जाके सुत्ती बाबू। अब इतना अच्छा खाना पानी देखकर इस औरत को समझ आ जाता है कि ऑर्थो किस स्वर्ग की बात कर रहा था। खाना पीना करने के बाद एक आदमी वान से पूछता है वान सामा क्या हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं, मतलब कुछ काम धंधा जिससे 4 पैसे कमा सके ताकि हम टैक्स दे पाए, क्योंकि आज कमाएंगा तो कल बैठ के खाएंगा। हाँ मेरी जान। देख रहे हो ये दूसरे गाँव के लोग कितने समझदार हैं और एक इस गाँव के लोग हैं कामचोर साले। वैन बताता है ये इनके लिए किराना दुकान खोल देगा जहाँ ये लोग बोलो जुबा केसरी बेच सकते हैं और जिन्हें गणित नहीं आती वो लोग खेती भी कर सकते हैं। तभी इस गांव का पुराना मुखिया रोंडा आता है और इन लोगों का स्वागत करता है। हाँ दुनिया की सारी चीजें करवा लो इनसे, काम मत करवाओ बस। और अब जब गांव की आबादी बढ़ गई है तो वान को इनकी बाउंड्रीज भी बढ़ानी होगी और इससे इनका गांव और विकसित होगा। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और वान गांव अब काफी ज्यादा विकसित हो चुका है। यहाँ सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहने लगे हैं। ये देखकर वान को बहुत खुशी होती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और वान गांव अब काफी ज्यादा विकसित हो चुका है। यहाँ सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहने लगे हैं। ये देखकर वान को बहुत खुशी होती है, पर ये खुशी के पल ज्यादा देर नहीं टिकते और एस्पाडा द
दद्दू अब इसे पढ़ने के लिए बोलते हैं। अरे पर जस्ट अभी मैं फ्री हुआ हूँ, मैं बहुत थक चुका हूँ और अब तो मैं यूपीएससी की तैयारी भी नहीं कर रहा, तो मैं क्यों पढूं? बच्चे पढ़ोगे नहीं तो इस वीडियो पे कमेंट करना कैसे सीखोगे? पर आपको तो आता है ना क्यूटी, इसलिए जल्दी से आप कमेंट कर दो। तभी यहाँ औरतों की टोली आती है और इन लोगों ने गलती से डंजन का गेट ढूंढ लिया है, जिसका मतलब इन्हें राजा को इसकी खबर देनी पड़ेगी। ऑर्थो वान से माफी मांगता है कि उसकी वजह से अब शायद वैन को यहाँ से भगा दिया जाए, पर ये तो होना ही था। अब वैन इस सस्ते निंजा को रिपोर्ट देने कैपिटल भेजता है। इसके साथ ये दोनों भी जाना चाहते थे, पर वैन इन्हें डंजन एक्सप्लोर करने भेजता है और बदले में इन्हें एक गोल्ड कॉइन भी देता है। ये सुनकर ऑर्थो तुरंत ही अपना मन बदल लेता है और खुशी खुशी डंजन की तरफ जाने लगता है। पर अब इस सस्ते निंजा को बुरा लगता है क्योंकि उसे कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए वैन इसे एक मिथ्रिल की स्वॉर्ड देता है, जिससे ये मोटा भाई तो प्रसन्न ही हो जाता है और अब ऑर्थो स्वॉर्ड के लालच में इसके बदले कैपिटल जाने को तैयार हो जाता है। पर अब मोटा भाई को तो तलवार मिल गई और ये अकेले ही कैपिटल की ओर निकल जाता है। तभी रास्ते में इसे एक कैरेज नजर आता है जिस पर मेरे भद्दे एक्स और उसके दोस्तों ने हमला कर दिया था। ये लोग जारा को देखकर इस पर भी हमला करने आते हैं, पर जारा अपनी मिथ्रिल की स्वॉर्ड से इन सभी को बहुत आसानी से हरा देता है। इतनी मक्खन जैसी स्वॉर्ड पाकर जारा का दिल तो खुशी हो जाता है और तभी कैरेज से एक सुंदर सी कन्या बाहर आती है और अपने मोटा भाई का शुक्रिया अदा करती है उसकी जान बचाने के लिए। इसका नाम रिया है और ये मोटा भाई से बातचीत करती है। सिर्फ बातचीत नहीं, ये दोनों आशिकी भी लड़ाते हैं। छी गंदे बच्चे, मैं पक गई हूँ आशिकी देख देख कर। अब क्योंकि ये दोनों ही रॉयल कैपिटल की तरफ जा रहे हैं, इसलिए दोनों साथ में जाने का डिसाइड करते हैं। जारा भाई इसे गोद में उठाकर घोड़े पर बैठाता है। साले लड़की देखा तेरी रंगत बदल गई। अब दोनों ही कैपिटल की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में रिया बताती है उसके पिताजी एक बैरन थे, पर एक युद्ध में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद इसके चाचा ने सारा राजपाट छीन लिया, जिस वजह से ये अब बेतहाशा, बेवकूफ, बेघर और बेरोजगार भी है और 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए रॉयल कैपिटल जा रही है। जारा इसे बताता है अगर ये चाहे तो वान गांव चल सकती है, वहाँ इसे वही बोलो जुबा केसरी वाली दुकान में झाड़ू लगाने का काम तो मिल ही जाएगा। और अब रिया भी इसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ वान गांव के बाहर एक आउटपोस्ट लगाने की सोचता है, क्योंकि डंजन की खबर सुनने के बाद यहाँ एडवेंचरर्स की भीड़ जमा हो जाएगी, जिसके लिए इन्हें तैयार रहना होगा। वान इस आउटपोस्ट का चीफ दद्दू को ही बनाता है। साथ ही ये लोग अपनी खुद की आर्मी बनाते हैं, #वैन आर्मी, और डी इसका कमांडर होता है। अब कुछ देर बाद ये लोग आउटपोस्ट का काम शुरू कर देते हैं और ये नए गाँव वाले बेचारे वैन की मदद भी करते हैं। बस वो पुराने गाँव वाले दस्त का बहाना लगाकर टॉयलेट में घुसे हुए हैं, काम मत करवाओ इनसे। यहाँ डी सभी गाँव वालों के साथ लकड़ियाँ लेकर आता है और सभी को काम पर लगा देता है। तभी ये सस्ता निंजा रॉयल कैपिटल से वापस लौट जाता है, वो भी एक अनजान अजनबी लड़की के साथ। वैन अपने गाँव में इसका स्वागत करता है, हालांकि इसकी खुद की फट रही थी कि कहीं ये कोई चुड़ैल डायन तो नहीं जो पीपल के झाड़ पर बैठती हो। अब रिया इसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है कि कैसे इसके ऊपर मेरे एक्स ने हमला कर दिया था, फिर जारा ने इसे बचाया और अब ये दोनों रॉयल कैपिटल में रिपोर्ट देने के बाद यहाँ वापस आ गए। जारा कहता है उसने कुछ नहीं किया, सारा कमाल तो वैन की स्वॉर्ड का था। वो सब छोड़ो, इन दोनों की शक्ल देखो एक बार, कैसे आशिकी लड़ा रहे हैं। रुको जरा, अब भी बजरंग दल को बुलाती हूँ। तभी यहाँ बहुत तेजी से एडवेंचरर्स की भीड़ आती है। ये एडवेंचरर्स कम तिहाड़ जेल से भागे कैदी ज्यादा लग रहे हैं। वान की फट जाती है कि इन सबको ये अकेले कैसे हैंडल करेगा। भाई शक्ल से ये लोग कितने सनकी दिख रहे हैं। दरअसल जैसे ही जारा ने वहाँ डंजन की रिपोर्ट दी, सभी एडवेंचरर्स खजाना ढूंढने चले आए। भले ही शक्ल से ये लोग नल्ले बेरोजगार भिखमंगे चप्पल चोर चमन छपरी क्यों न लग रहे हो, पर ये लोग दिल के बहुत अच्छे हैं। ये लोग तो इवन माफी भी मांगते हैं कि इन्होंने वैन को डरा दिया। अब वैन खुद को इंट्रोड्यूस करता है और जैसे ही इन्हें पता चलता है, इन्हें यकीन ही नहीं होता कि ये झिरकांडा सा बच्चा इस गाँव का लॉर्ड है। पर यहाँ इनसे एक गलती हो गई, इन लोगों ने वैन को झिरकांडा बोल दिया, जिससे डी को बहुत क्रोध आता है और अपनी तलवार निकालकर इनसे लड़ने ही लगता है और अगेन एक ही स्लाइस में इन तीनों की तलवार को बीच में से काट देता है। और अब ये तीनों लाइन में आ जाते हैं और ईमानदारी से वैन से माफी भी मांगते हैं। तभी औरतों की टीम भी डंजन से वापस आ जाती है और अपने मोटा भाई इन्हें अपनी बंदी से मिलवाता है। ये देखकर औरतों की तो जल जाती है कसम से। उसे मिथ्रिल की स्वॉर्ड मिली और तो और उसे एक सुंदर बंदी भी मिल गई। या अल्लाह, क्या नाइंसाफी है।
जीसस, आप तो मेरी मदद करो। इसका दुख कम था कि ज़ारा कहता है, भाई हम दोनों सफर से बहुत थक चुके हैं और अब हम आराम करने जा रहे हैं होटल बुक करके। वैन कहता है, क्यों फालतू में पैसे वेस्ट करना है, मैं अभी तुम्हारे लिए घर बना देता हूँ। और अब औरतों से उसके आंसू ही नहीं रुकते और ये बेचारा रोने लगता है। उस मोटे ने कुछ भी नहीं किया और उसे स्वॉर्ड, बंदी और एक घर भी मिल गया। हे भगवान, ये कैसी लीला तेरी। तभी प्लूरल वान को बताती है, डंजन यहाँ से काफी दूर है और उसका रास्ता भी काफी खतरनाक है, पर मेन डंजन के सामने ये लोग छोटे छोटे बेस बना सकते हैं जिससे एडवेंचर्स को आसानी होगी। और ये लोग का मतलब वैन है, क्योंकि और किसी को तो काम करना नहीं होता है, काम चोर है साले सबके सब। वैन इससे बचने के लिए बहाना मारता है, दीदी मुझे शाम तक जीके, जीएस और रीजनिंग का भी पढ़ना होता है, मैं नहीं जा सकता आपके साथ। जिस पर प्लूरल बोलती है, दद्दू से तो वो निपट लेगी। तभी वैन दूसरा बहाना बनाता है कि कामसिन, टिल और आर्ट भी इसके साथ जाएंगे, वरना ये नहीं जाएगा। वैन को लगता है इस बार तो ये बच ही जाएगा, क्योंकि आर्ट को ऐसी खतरनाक जगह पर ले जाना सेफ नहीं है। पर ये पागल लड़की उसका भी इंतजाम कर देती है और कल सुबह 8 बजे वैन को तैयार रहने बोलती है। अगले दिन ये सभी डंजन के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में कामसिन को उल्टियां भी आने लगती है। तभी इनके सामने मेरी छोटी बहन आ जाती है। कितनी सुंदर है ना गाइस। पर कुछ ही देर में ये लोग इसकी हड्डी पसली एक कर देते हैं और अपना सफर जारी रखते हैं। चलते चलते ये लोग एक खाई के सामने आ जाते हैं, जिससे वैन की फट जाती है। भाई क्या ही फट्टू लॉर्ड है, हर छोटी छोटी चीज में डरने लगता है, क्या गांव संभालेगा ये। और ये पागल बुकचोदे एडवेंचरर्स, ये तो भाई सिंगल लकड़ी के ऊपर डांस करने लगते हैं, मतलब मौत का कोई डर ही नहीं है इन्हें। इसे कहते हैं मौत का नंगा नाच। वैन इन सभी को घुटनों पर बैठाकर डांट लगाता है और पीछे से ये धूम चूतड़ सस्ता निंजा लकड़ी के ऊपर उछल रहा है। क्या ही आइटम लोग हैं ये। जिस तो बाद वैन इत्थे एक पुल बना दिंदा है, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है ते मैनू तो बहुत पसंद आंदा है। उस तो बाद वैन डंजन दे एंट्रेंस ते एक गेट भी लगा दिंदा है, जिससे कोई भी मॉन्स्टर बाहर नहीं आ पाएंगे। ये और उसके बाद ये बनाता है द ग्रेट डंजन बेस। भाई इसने तो पूरा ताज होटल ही बना दिया यहाँ। तो फर्स्ट फ्लोर है रेस्ट करने के लिए, सेकंड फ्लोर है खाना पीना पेट पूजा के लिए और तीसरा फ्लोर है सोने के लिए। मतलब भाई ने तो पूरा घर ही बना दिया बेस के नाम पर। बस इतना ही नहीं, अभी तो और है, इसने बालकनी भी बनाई है ताकि ये लोग यहाँ बैठकर चाय की चुस्की ले सके और अपने बाबू शोना को वीडियो कॉल कर सके, क्योंकि अंदर नेटवर्क नहीं आता यार, आप भी ना समझते नहीं हो। अब सारे एडवेंचर्स खुशी से पागल ही हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में शाम हो जाती है और वैन की पढ़ाई का टाइम हो जाता है। वैन जल्दबाजी में वापस घर भागता है, जहाँ दद्दू किताबें लेकर बस इसी का इंतजार कर रहे थे। वैन टिल, कामसिन, आर्ट सबसे मदद मांगता है, पर कोई कुछ नहीं कर पाता। ये बेचारा औरतों से भी मदद की भीख मांगता है, भैया प्लीज प्लीज आज बचा लो ना प्लीज, आपके ही काम से गया था मैं, फंसा दिया मुझे। अब औरतों सामने आता है और दद्दू से बात करने की कोशिश करता है। ये देखकर वैन का तो दिल खुश हो जाता है कि आज तो बच जाएगा जैसे तैसे। पर दद्दू के सामने कहाँ किसी की चलने वाली थी। दद्दू वान को पकड़ते हैं और आज के आज इसे एमपी पुलिस का फार्म भराने ले जाते हैं। अब अगले दिन वान और आर्ट गाँव में घूमने निकलते हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो इनसे होती नहीं है। अब वान आर्ट से पूछता है कि उसे इस गांव में कैसा लगता है और क्या वो यहाँ हमेशा रहना चाहेगी। अब ये सुनकर आर्ट शर्मा जाती है, क्योंकि हमेशा रहने के लिए इसे तो वान से शादी विवाह करना पड़ेगा। और आज ये 10 साल की चिरकुट वान सामा से अपना प्यार कन्फेस करती है कि इसे वान से शादी करनी है। मेरा हो गया भाई, इन छोटे छोटे चिल्हरों की प्रेम कहानी देखनी पड़ रही है यार। भाई इसको 10 का टेबल नहीं आता होगा, पर लड़के को प्रपोज करना आ गया। अब आर्ट अगले ही पल बहुत ज्यादा शर्माने लगती है और ये दोनों ही ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी बेल और रेंगो कैपिटल से वापस लौट जाते हैं और अब इन्होंने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट कर दी है। ये वान को उसकी पेमेंट भी देते हैं, जो कि ये टिल को पकड़ा देता है। और इतने सारे पैसे, मतलब 500-600 करोड़ बहुत ज्यादा ही भारी होते हैं। साथ ही इन लोगों ने वान के लिए एक तोहफा भी लाए हैं, जो कि है ये पता नहीं क्या है, बट जो भी है ये एक साथ 10 एरो शूट कर सकता है। और ये देखकर वान खुशी से नाचने लगता है। इतनी खुशी तो इसे पैसे मिलने पर भी नहीं हुई थी जितनी इसे हथियार मिलने पर हो रही है। लगता है इसे पैसों की अहमियत नहीं पता, टैक्स देने के टाइम पे समझ जाएगा। अब वान इस हथियार को अच्छे से परखता है और अपने मैजिक से इसकी एग्जैक्ट कॉपी बनाता है, जो कि दिखने में टोटली सेम है, पर ये सही से काम नहीं करता।
करता। अब आर्ट ये सब देखकर वान से इम्प्रेस हो जाती है और कहती है, वान सामा, आप तो बहुत टैलेंटेड हो। आप पढ़ाई में भी अच्छे हो और आपको तलवारबाजी भी आती है। काश आपकी तरह मुझ में भी कुछ टैलेंट होता। वैसे ये टैलेंट इसमें खुद से नहीं आया है, वो तो इसे दद्दू जी और डी ने सिखाया है, वरना ये भी गेंडू ही रहता। तभी वान इससे पूछ ही लेता है कि इसके पास कौन सा मैजिक है। ये सुनकर आर्ट एकदम से शांत हो जाती है और बहुत गहरी सोच में पड़ जाती है। कुछ देर शांत रहने के बाद आर्ट बताती है इसके पास मैरोनेट मैजिक है, जिसके चलते ये डॉल्स को पपेट की तरह कंट्रोल कर सकती है। वान समझ जाता है कि प्रोडक्शन मैजिक की तरह ही इसे भी बकवास समझा जाता है और आर्ट का अपने परिवार के साथ कुछ खास रिश्ता नहीं रहा होगा। पर वान आर्ट से बहुत प्यार से बात करता है और इसे स्पेशल फील कराने की कोशिश करता है, जो कि ये कहीं न कहीं फील करती भी है। अब वान अपने मैजिक से इसे एक डॉल बना कर देता है और अब आर्ट इसे अपने मैजिक से डांस कराती है। ये देखकर वान कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है और आर्ट के हाथों को चूमने लगता है, क्योंकि ऐसा मैजिक इसने पहली बार देखा है। अब टिल इसे एक आइडिया देती है, क्यों ना ये गांव वालों के सामने रंगमंच में एक रामलीला रखें। वैसे भी ये गांव वाले बहुत नल्ले बेरोजगार भिखमंगे चप्पल चोर हैं, तो ये मुंह उठाकर यहाँ भी पहुँच जाएंगे। इस चीज के लिए आर्ट मना करती है, क्योंकि उसे लगता है जैसे उसके माँ बाप और आसपास के लोगों ने उसे ठुकरा दिया था, वैसे ही सारा गाँव भी इसे इसकी मैजिक की वजह से ठुकरा ही देगा। पर वान इसे जैसे तैसे मना ही लेता है और गाँव के बीचों बीच जो इन लोगों ने स्पेस छोड़ा था, याद करो, गिल्ली डंडा खेलने के लिए, वहीं पर अब ये अपना शो रखता है। वान इस शो को होस्ट करता है और ये है हमारे आज के प्रतियोगी मिस आर्ट और उनकी ये बड़ी सी डॉल, जो कि आर्ट से भी 2 गुना बड़ी है। आर्ट अपना कार्यक्रम शुरू करती है और इस डॉल को खड़ा कर देती है। ये देखकर गांव वालों को भी इसकी पावर्स के बारे में पता चल जाता है और बातें बनाने लगते हैं। अरे ये तो वही मैरिनेट मैजिक है ना? हाँ वही, पर ये कोई काम का नहीं रहता है। वही तो। आर्ट भी इनकी बातें सुन पाती है और इसे बहुत बुरा लगता है और इस चीज से बेचारी आर्ट का ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है और भरी भीड़ के सामने शांत खड़ी रहती है। सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अब डॉल हिल क्यों नहीं रही, शो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। तभी वैन आर्ट को हिम्मत देता है और आर्ट अपना डांस शुरू करती है, जिस बीच इसकी आंखों से आंसू भी आने लगते हैं, क्योंकि इसने अपने टैलेंट को इतने सालों तक दबा कर रखा था। पर आज फाइनली उसे मौका मिला है इसे सभी के सामने एक्सप्रेस करने का। ऐसे ही आर्ट की ये प्यारी सी परफॉर्मेंस खत्म होती है और ये गाँव वाले इसे बहुत जोर से चीयर अप करते हैं। सभी को ये डांस बहुत पसंद आता है। तभी आर्ट वान को जाकर हक कर लेती है, क्योंकि इसकी वजह से ही ये अपनी फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस कर पाई और अपने टैलेंट को लोगों तक पहुंचा पाई। अब अगले दिन सुबह सुबह पारो कैपिटल से वापस लौटती है और सीधा जाकर आर्ट का हालचाल लेती है। पर जैसे ही ये आर्ट से बात करती है, इसे समझ आ जाता है कि वैन ने इस पर कोई तो जादू किया है, जो ये इतना खुलकर बात कर पा रही है। वैन इसे सारी बातें बताता है और तभी पारो को याद आता है ये यहाँ अकेले नहीं आई है, इसके साथ स्कुडेरिया किंगडम के महाराज श्री 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 जीनो डेम्स मतलब डीनो जेम्स भी यहाँ पर आए हैं और इनके साथ है इनके मंत्री जी श्री अप्रेता। ये सभी झुककर राजा जी का वेलकम करते हैं और इसी राजा ने वान को बैरन का टाइटल भी दिया था। साथ ही इसे उम्मीद है कि वान आगे चलकर भी स्कुडेरिया किंगडम के लिए ही काम करेगा। किंग को भरोसा नहीं था कि इस पिद्दी चुरकुट ने फॉरेस्ट ड्रैगन को मारा है और साथ में इसने डंजन भी ढूंढ लिया। अब खुद को साबित करने के लिए वान सबसे पहले इन दोनों को टावर के टॉप पर ले जाता है और यहाँ से गांव की बाउंड्रीज, नदी, तालाब और अपने खुद के बनाए हथियार बैलिस्टा के बारे में बताता है। किंग का मानना था ये हथियार काम के तो हैं, पर एक सीमित वक्त और दूरी के लिए। तभी कामसिन इन्हें एक डेमो दिखाता है, जिससे एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है और अब इन दोनों को वैन पर यकीन होना शुरू हो जाता है। अप्रेता इस बात से हैरान था कि इस प्रकार के विकास में लोगों को सालों लग जाते हैं, पर वान ने सिर्फ कुछ ही महीनों में ये कर दिखाया, जो कि यकीन करने में तो काफी मुश्किल है। तभी वान इन्हें अपने तालाब के पास ले जाता है। रास्ते में सभी लोग वान से बहुत अच्छे से, प्यार से, कुच्चू पुच्चू तरीके से बात करते हैं और ये देखकर किंग खुद हैरान था कि ये लोग अपने लॉर्ड से कितना घुल मिल कर रहते हैं। अब चलते चलते ये लोग फाइनली तालाब के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ अब कल्लू प्रजाति का पूरा खानदान देखकर इन दोनों की आंखें ही बाहर आ जाती हैं। इन्हें अपनी खुद की सगी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। तभी अब कल्लू किंग बाहर आता है और वान को दामाद जी
अंगना में पधारो कहकर पुकारता है, जिसके बाद वान अपने मैजिक से इन्हें एक सॉलिड कंक्रीट की दीवार बनाकर दिखाता है और अब आंखों के साथ इनका मुंह भी खुला रह जाता है। जिसके बाद ये लोग जलपरियों के घर में जाकर नेटफ्लिक्स एंड चिल करते हैं और जलपरा किंग डीनो जेम्स से बातचीत करता है और क्योंकि ये यहाँ पहली बार आया है इसलिए जलपरा किंग इसे एक गिफ्ट देता है और ये कैल्कम ओर, जो कि दुनिया का सबसे रेयरेस्ट ओर है। ये इतना कीमती है कि इसे राष्ट्रीय खजाना घोषित किया जा चुका है। साथ ही इसे सभी मेटल्स का गॉड भी कहा जाता है। ये दोनों हैरान हो ही रहे थे, इतने में वैन अपनी पावर्स का यूज करके इसे तुरंत ही एक स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म कर देता है। किंग डीनो जेम्स इससे फुल इम्प्रेस हो चुका था। तुमने तो आज मेरा दिल ही खुश कर दिया। तो बताओ बच्चे, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वैन इससे बस एक ही चीज मांगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये लोग इसे कभी भी इस गांव से ना भगाएं। ये बस शांति से यहाँ अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। किंग इसे दिमाग देते हैं कि अगर ये कैपिटल जाए तो वहाँ अंधा पैसा छाप सकता है और इसकी स्किल्स तो इतनी कमाल की हैं कि ये खुद किंग के अंडर काम कर सकता है। पर वैन जाने से साफ मना कर देता है क्योंकि इसे अभी तक पैसों की अहमियत ही नहीं पता। कोई बात नहीं, जल्दी सीख जाएगा। और अगर ये यहाँ से चला गया तो इस गाँव और कामचोर गाँव वालों का ध्यान कौन रखेगा? उन्हें काम थोड़ी ना करना होता है, उन्हें तो बस फ्री की रोटी तोड़नी आती है। किंग इसे यहाँ रहने की इजाजत दे देते हैं, पर साथ ही इसे किंग के लिए भी काम करना होगा। वान इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और अब ये लोग ऑफिशियली स्कूडेरिया का हिस्सा बन चुके हैं। यहाँ से फ्री होकर वान किंग और अब्रेता को गुड बाय कर ही रहा था, तभी इसे पता चलता है इनके गाँव के ऊपर एक ड्रैगन घूम रहा है जो कि एक ही हमले में इनका पूरा गाँव तबाह कर सकता है। वैन सभी को सेफ रहकर इस पर हमला करने का ऑर्डर देता है और पारो के साथ इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी ड्रैगन तेजी से इन्हीं की तरफ आने लगता है और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाती है। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार करना होगा क्योंकि आगे के एपिसोड्स रिलीज ही नहीं हुए हैं। बट कोई बात नहीं, तब तक हम दूसरा एनीमे देखेंगे। ओके बाय।